हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2026 के जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है, जो आपके पूरे स्पेशल टॉपिक के साथ साथ जो है प्रैक्टिस सेट जो है सभी स्पेशल टॉपिक से प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में लिए जाते हैं। बाकी आपकी अदर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी से भी जो क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपके सारे जो है वह प्रश्न जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिनको आप अपनी प्रैक्टिस को आंकने के लिए आप लोग बता सकते हैं कि कितने आपके 35 प्रश्नों में से सही हो रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम जो है वो क्या है। ये जो लाफिंग गैस है इसके रासायनिक नाम की बात की जाए तो क्या नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है। तो लाफिंग गैस को जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लाफिंग गैस को कहते हैं। इसके जो सूंघने से कोई भी व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, हंसते हंसते उसकी जो है दम घुटने लगता है। इतना इतना अधिक खतरनाक होता है लाफिंग गैस। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि लोथल नामक हड़प्पा कालीन स्थल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो लोथल की बात करें राजस्थान में है, पंजाब में है, गुजरात में है या फिर हरियाणा में है। तो लोथल जो है आपका गुजरात में अवस्थित है। ये हड़प्पा कालीन एक प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से जो है अधिक से अधिक जो है मात्रा में जो है आयात निर्यात यानी जो है वो कार्य होता था। लोथल जो है वो गुजरात का एक प्रमुख बंदरगाह स्थल है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है। आर्टिकल 40, 42, 44 या फिर 48। तो बात करें समान नागरिक संहिता से आर्टिकल नंबर 44 संबंधित है। इसके द्वारा प्रथम राज्य जो है उत्तराखंड है, जो समान नागरिक संहिता को लागू किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो रेपो रेट की बात करें वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर सेबी के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो रेपो रेट जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है वो निर्धारित की जाती है। सेबी जो है क्या करती है, यह एक जो है एक्सचेंज इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो है रेगुलेटिंग करने का कार्य जो है सेबी के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकला शैली का प्रमुख संबंध जो है मुख्य रूप से किस राज्य से है। मुख्य रूप से मधुबनी चित्रकला की शैली जो है वो कहाँ से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल से। तो मधुबनी चित्रकला शैली जो है मुख्य रूप से आपके मध्य प्रदेश में बिहार से जो है वो संबंधित है। कौन से राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला क्या केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है या फिर असम है। तो सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाले राज्य की बात की जाए तो सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन जो है आपका कर्नाटक राज्य करता है। कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक करता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सेबी का मुख्य कार्य क्या है। बैंकों को ऋण देना, शेयर बाजार का नियमन करना, कर वसूलना या फिर मुद्रा छापना। तो सेबी का मुख्य कार्य जो है वो शेयर बाजार जो है यानी जो शेयर बाजार में ऊपर और उतार चढ़ाव आता है उसको जो है रेगुलेटिंग करने का काम सेबी के द्वारा किया जाता है। बैंक को ऋण कौन देता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। और मुद्रा छापना कौन करता है? तो आरबीआई ही मुद्रा का छापने का कार्य करती है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जनसंख्या का
अध्ययन क्या कहलाता है? जो जनसंख्या है इसके अध्ययन को कार्टोग्राफी कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं, फिर पोमोलॉजी कहते हैं। तो जनसंख्या का अध्ययन जो है एक डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी जो है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, मध्यम मंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत की बात की जाए तो क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसमें मौसम से संबंधित घटनाएं जो है होती हैं। इसके बाद आपका समताप मंडल है, उसके बाद फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल आता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो स्वेज नहर की बात करें काला सागर और लाल सागर को, भूमध्य सागर और लाल सागर को, भूमध्य सागर और अरब सागर को, कैस्पियन सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है। तो स्वेज नहर की बात की जाए तो ये आपके भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? सौर ऊर्जा क्या नवीकरणीय है, जैविक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सौर ऊर्जा जो है एक प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कैसी ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है इलाहाबाद जो है विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है आरक्षी के कंधे पर कितने स्टार होते हैं? 1 है, 2 है, 3 या फिर 0? तो जो है कांस्टेबल यानी आरक्षी होते हैं इनके कंधे पर 0 स्टार यानी एक भी स्टार नहीं होता। 2 स्टार एसआई पर होता है, एएसआई के कंधे पर 1 स्टार, और जो है आपके जो इंस्पेक्टर होते हैं रैंक के अधिकारी उनके कंधे पर 3 स्टार होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष 2025-26 में कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए अरुण कुमार मिश्रा है, DY चंद्रचूड़ हैं, अमिताभ कांत है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में AK मिश्रा हैं, यानी अरुण कुमार मिश्रा जो हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि मुद्रा विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी जो विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य की बात की जाए मुद्रा को आपूर्ति बढ़ाना होता है, काले धन का समाप्त करना होता है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना होता है, फिर ऋणों को माफ करना है। तो मुद्रा विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो काले धन को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, जिसको अभी हाल ही फिलहाल सन 2016 में नरेंद्र मोदी के द्वारा विमुद्रीकरण किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, कारपोरेट कर है या फिर संपत्ति कर है? तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो आपको अप्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली रूप से सभी वस्तुओं पर जब खरीदते हैं तो इस पर जीएसटी लगा, जिससे आप लोग वो कर देते हैं। यानी आप लोगों से डायरेक्ट कर तो नहीं ले रहा लेकिन इनडायरेक्टली रूप से जो है कर जीएसटी के थ्रू लिया जाए, इसलिए एक अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर वो है जो आपकी संपत्ति पर लगता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नेक्स्ट सेकेंड कि तानसेन सम्मान जो है किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तानसेन सम्मान की बात करें उत्तर प्रदेश सरकार देती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तानसेन सम्मान की बात की जाए तो आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? तो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा की बात करें रियाल है, दिनार है, दिरहम है या फिर पाउंड है? तो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा जो है आपकी दिरहम है। कौन सी मुद्रा है? दिरहम जो है संयुक्त अरब अमीरात की
मुद्रा है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें 7 अप्रैल को, 1 मई को, 11 जुलाई या फिर 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज क्या जे थॉमसन ने की थी, रेड जॉन ने की थी, रदरफोर्ड ने या फिर चैडविक ने की थी। तो एक्सरे जो है इसकी खोज रूट जॉन WC रूट जॉन के द्वारा किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। अटल बिहारी वाजपेयी की, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जवाहरलाल नेहरू की या फिर महात्मा गांधी के। तो विंग्स ऑफ फायर जो बुक है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बुक है। किसकी बुक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल क्या BSF है, CRPF है, असम राइफल है या फिर ITBP है। तो भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल की बात की जाए तो कौन सी है, तो असम राइफल जो है सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सिल्क रोड जो है प्राचीन काल में भारत को किस देश से जोड़ता है। सिल्क रोड क्या श्रीलंका से, चीन से, म्यांमार से या फिर नेपाल से। तो सिल्क रोड जो है प्राचीन काल में भारत को कौन से देश से जोड़ने का कार्य करता था, तो चीन के साथ जो है सिल्क रोड भारत को जोड़ने का कार्य करता था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ UPI भुगतान सेवा शुरू की है। तो UPI की भुगतान सेवा कौन से देश के साथ शुरू किया है, फ्रांस के साथ, श्रीलंका के साथ, मॉरिशस के साथ या फिर उपरोक्त सभी के साथ। तो कौन से देशों के साथ, तो इन सभी देशों के साथ जो है भारत ने UPI पेमेंट सिस्टम जो है वह शुरू किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, पेरिस में, रोम में या फिर वियना में। तो यूनेस्को जो है इसका मुख्यालय की बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार क्या जेम्स वाट ने किया था, जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था, ग्राहम बेल ने किया था, स्टीफंस ने किया था। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है इसका आविष्कार की बात की जाए तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो है जोहान गुटेनबर्ग के द्वारा जो है वह किया गया था। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मैलवेयर शब्द का अर्थ क्या होता है। मैलवेयर शब्द जो है इसका अर्थ क्या, सुरक्षा सॉफ्टवेयर है, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस है या फिर कंप्यूटर की मेमोरी है। तो मैलवेयर जो है इसका अर्थ की बात की जाए तो मैलवेयर का अर्थ क्या होता है, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, यानी जो आपके सॉफ्टवेयर में खराबी उत्पन्न कर दे उसको मैलवेयर कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इंस्टाग्राम का स्वामित्व वर्तमान में किस कंपनी के पास है। गूगल के पास है, मेटा के पास है, एप्पल के पास या फिर माइक्रोसॉफ्ट की बात है। इंस्टाग्राम को कब लॉन्च किया गया था, तो 2010 में जो है इंस्टाग्राम आया था और इसको सन 2012 में फेसबुक की मेटा कंपनी ने $1 बिलियन में जो है इसको खरीद लिया था। तब से इसका स्वामित्व जो है वह गूगल यानी मेटा के पास हो गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सैफई महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है। सैफई महोत्सव क्या कन्नौज में, मैनपुरी, इटावा या फिर फर्रुखाबाद में। तो सैफई महोत्सव जो है आपके इटावा जनपद में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर, इटावा में। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान राजस्व मंत्री कौन है। विजय लक्ष्मी है, रजनीकांत मणि है, अनूप प्रधान है या फिर उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें होमवर्क के तौर पर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली वर्तमान में कितने जिलों में लागू है? तो कितने जिलों में उत्तर प्रदेश की पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है? 3 में, 5 में, 7 में या फिर 10 जिलों में? तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली की बात की जाए तो कुल 7 जिलों में जो है पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय का कानपुर है, लखनऊ है, नई दिल्ली है या फिर पटना है? तो ICAR जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय की बात की जाए तो आपका नई दिल्ली में जो है अवस्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कानपुर में क्या है? दलहन अनुसंधान संस्थान केंद्र है। लखनऊ में प्रशासनिक केंद्र अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील की बात करें आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है या फिर केरल में है? तो चिल्का झील आपके कौन से राज्य में अवस्थित है आपको ये बताना है। तो चिल्का झील आपका कहाँ पर है? तो उड़ीसा में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है चिल्का झील? उड़ीसा में है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस की बात करें 5 जून, 16 सितंबर, 22 अप्रैल या फिर 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस की बात करें तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ आज के अंतिम प्रश्न की तरफ आ चुके हैं। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 5 क्षेत्र में, 6 क्षेत्र में, 4, 7 क्षेत्र में या फिर 8 क्षेत्र में? तो नोबेल पुरस्कार जो है वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले जो है सबसे पहले इसको 5 क्षेत्रों में दिया जाना शुरू किया था। बाद में अर्थशास्त्र का क्षेत्र 1969 में जो है वह जोड़ा गया था। तब से यह 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जो है वह दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। इसी के साथ यह प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर भी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। इसी के साथ यह क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है सरकारी रोजगार _बाई आकाश। जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी उसको आपको लिंक लगा हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF भी आप लोग लेकर इस सभी प्रश्नों को आप लोग लर्न कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को करते रह सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।